पास है टी डिस्ट्रीब्यूशन। टी डिस्ट्रीब्यूशन होती क्या है और किस तरह से इसका हम मीन और एक्सपेक्टेड वैल्यू कैलकुलेट करेंगे ये हम देखते हैं। सबसे पहले तो टी डिस्ट्रीब्यूशन देखें। इसको स्टूडेंट्स टी डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसे इसकी डिस्कवरी में जो है स्टूडेंट्स का भी रोल था। और ये टी डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये सैम्पल से रिलेटेड होती है, इसलिए जो भी हम वैल्यूज़ यूज़ करेंगे वो सैम्पल की यूज़ करेंगे। जिस तरह एक्स बार म्यू की जगह पे हम एक्स बार यूज़ करेंगे, इसी तरह से वेरिएंस जो कि पहले सिग्मा स्क्वायर था और उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा थी, इस केस में वो हम एस यूज़ करेंगे। स्मॉलर स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन और एस स्क्वायर स्टैंड्स फॉर वेरिएंस इन टी डिस्ट्रीब्यूशन। और इनके फार्मूला क्या हैं वो हम देखते हैं। जब हमने सैम्पल से रिलेटेड वैल्यूज़ यूज़ की हैं, इट मीन्स हम एक सैम्पल चूज़ करेंगे। लेट x1 x2 एंड सो ऑन xn बी अ रैंडम सैम्पल फ्रॉम अ नॉर्मल पॉपुलेशन विद मीन म्यू एंड अननोन वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर। मीन्स आपकी एक पॉपुलेशन है जिसका मीन जो है वो म्यू है और वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर है। उसमें से आपने ये क्या है, ये पॉपुलेशन है, इसमें से आपने एक सैम्पल चूज़ किया है। सैम्पल चूज़ किया है जिसका मीन होगा x बार और उसका वेरिएंस होगा s स्क्वायर। और उसके एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? x1 x2 एंड सो ऑन xn। ये वाले आपके इस सैम्पल के एलिमेंट्स हैं। तो देखते हैं, ये हमारे पास आ गया। लेट x बार क्या होती है? एवरेज होती है फॉर सैम्पल। तो जितनी वैल्यूज़ हैं हम सबको ऐड करेंगे, ओवर नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ पे हम डिवाइड करते हैं तो आपको पता है एवरेज आ जाती है। और स्टैंडर्ड डेविएशन इस केस में क्या है? समेशन x माइनस x बार स्क्वायर। अगर आपको पहले ही याद है तो वो उसमें जो वेरिएंस होता था एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x माइनस म्यू स्क्वायर जो था वो हमारे पास वेरिएंस ऑफ x के इक्वल था। दो तरह के फार्मूले थे, एक ये वाला और एक दूसरे वाला। लेकिन यहाँ पे जो है ये म्यू की जगह पे आपके पास क्या आ जाएगा? x बार आ जाएगा। और हमने ये भी पढ़ा था कि जो सैम्पल होता है उसकी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है n-1 होती है, एक कम होती है। अच्छा चलें, जिनको आवाज़ नहीं आ रही वो बाद में रिकॉर्डेड देख लीजिएगा, जिनको आ रही है वो सुन लें क्योंकि इंटरनेट तो ठीक है। Where x bar is sample mean and s is the unbiased estimate of sigma, means ये स्टैंडर्ड डेविएशन की जगह। बेटा नेट यहाँ पे ठीक है, आपका कोई इशू हो सकता है तो आप बाद में रिकॉर्डेड लेक्चर देख लेना। अभी जिनको आवाज़ आ रही है वो फिर सुन लें, बाकी आप अपना रीस्टार्ट कर सकते हैं। The sampling distribution of t is given by, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जो टी है उसको हमने ये वाली फॉर्म दी है। जो पॉपुलेशन के लिए थी वो x माइनस म्यू ओवर सिग्मा थी, तो यहाँ पे जो है वो हमारे पास x की जगह पे x बार यूज़ किया है और सिग्मा की जगह पे जो सैम्पल के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन है वो वाली यूज़ की है s ओवर n स्क्वायर रूट। इज कॉल्ड स्टूडेंट्स टी डिस्ट्रीब्यूशन विद n-1 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। अगर आप काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो उसकी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होती हैं वो n के इक्वल होती हैं। जितने वेरिएबल्स होते हैं उतनी होती हैं, लेकिन अगर आप टी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो इसमें 1 लेस होती हैं। इज कॉल्ड स्टूडेंट्स टी डिस्ट्रीब्यूशन विद n-1 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। द स्टैटिस्टिक टी में बी रिटर्न एज, टी को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? ये s ओवर n स्क्वायर रूट है तो इसको हम नाम दे सकते हैं सिग्मा x बार। तो इसको लिख दिया x बार माइनस म्यू ओवर, ये सिग्मा x बार किसको नाम दिया था? इस चीज़ को नाम दिया था, तो s ओवर n स्क्वायर रूट। अब हम क्या करते हैं कि हम सिग्मा ओवर n स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। बेसिकली हम इसको एक और ईजीएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं जिससे हमारी कैलकुलेशंस ईजी हो सके। इसको हमने इक्वेशन नंबर ए का नाम दे दिया।
उसके बाद आपके पास यहाँ पे जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, जिस तरह पहले हमने बात की, वो है समीशन x माइनस एक्स बार स्क्वायर ओवर n माइनस 1 होल स्क्वायर रूट। आपको पता है z की जो वैल्यू होती है वो x बार माइनस म्यू ओवर सिग्मा ओवर n स्क्वायर रूट होती है। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप देखें तो हमने कह दिया है कि हम इस पूरी चीज़ को जो है वो u के इक्वल रिप्लेस करते हैं। इस वाले एक्सप्रेशन को जो कि अभी हमारे पास x माइनस एक्स बार ओवर सिग्मा एक्स बार था, इसको हमने म्यू के इक्वल रिप्लेस कर दिया। जहाँ पे जो आपकी स्टैंडर्ड डेविएशन है उसका जो फार्मूला है वो है समीशन x माइनस एक्स बार स्क्वायर ओवर n माइनस 1। अगर आप इसका दोनों तरफ स्क्वायर करें तो आपके पास ये वाली फॉर्म आ जाती है। दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो n माइनस 1 एस स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये एज इट इज़ आ जाएगा। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए? हमें x माइनस एक्स बार ओवर सिग्मा की वैल्यू चाहिए, तो सिग्मा स्क्वायर से हम डिवाइड कर देते हैं। तो इस तरह से आपके पास लेफ़्ट साइड पे ये आ जाएगा। अब जो राइट साइड पे आया है उसको हमने किससे रिप्लेस कर दिया? u के इक्वल रिप्लेस कर दिया। ये जो सारी चीज़ है इसको आपने u के इक्वल रिप्लेस कर दिया, तो u आपके पास इसके इक्वल आ गया। और s ओवर सिग्मा जो है वो आपके पास किसके इक्वल आएगा? सबसे पहले तो हम यहाँ से क्या करेंगे, एस स्क्वायर ओवर सिग्मा स्क्वायर एक तरफ रखेंगे इज इक्वल टू, कर लिया आपने u ओवर n माइनस 1 इज इक्वल टू u ओवर n माइनस 1 आपने किया। फिर उसके बाद आप अगर इसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो u ओवर n माइनस 1 स्क्वायर रूट आ जाएगा। इसका स्क्वायर रूट और इसका स्क्वायर रूट, तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, u ओवर n माइनस 1 स्क्वायर रूट आ गया। इस तरह से आपका जो s ओवर सिग्मा आया वो u ओवर n माइनस 1 स्क्वायर रूट आ गया। ठीक है, और इसकी जगह पे आपने z भी रिप्लेस कर दिया। किसकी जगह पे z रिप्लेस किया? x बार माइनस म्यू ओवर सिग्मा ओवर n स्क्वायर रूट जो था ये आपके पास किसके इक्वल? x बार माइनस म्यू ओवर सिग्मा ओवर n स्क्वायर रूट आपके पास z के इक्वल आया। उसके बाद ये जो सेकंड एक्सप्रेशन था इसकी वैल्यू आपके पास ये आई, ये ओवर में था इसलिए हमने ओवर में लिख दिया। अब टी डिस्ट्रीब्यूशन इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, जहाँ पे z जो है वो स्टैंडर्ड रैंडम वेरिएबल है और u जो है वो क्या है? वो काई स्क्वायर वेरिएबल है। u काई स्क्वायर वेरिएबल किस तरह से है? क्योंकि हमने कहा u इज इक्वल टू समीशन x माइनस एक्स बार ओवर सिग्मा स्क्वायर। आपको पता है ये z के इक्वल था तो ये समीशन z i आ गया, और u इसके इक्वल है z i स्क्वायर, और u इसके इक्वल है। और आपको पता है ये वाला जो एक्सप्रेशन है ओके, यहाँ पे देखें t इज इक्वल टू z ओवर n माइनस 1 होल स्क्वायर रूट आ गया। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ये जो है z क्या है, यहाँ पे स्टैंडर्ड रैंडम वेरिएबल है और u काई स्क्वायर वेरिएबल है विद n माइनस 1 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। द स्टैटिस्टिक t इज कोशेंट ऑफ द स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल। आपको पता है कि t जो है वो क्या हो गई? रेशो हो गई। कोशेंट में हमने लिखा हुआ है, ऊपर जो है वो स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल है ओवर u जो कि अभी हमने देखा कि ये काई स्क्वायर वेरिएबल है। इन दोनों की जो रेशो है वो t आ जाती है। तो डिवाइडेड बाय इट्स डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो t इज इक्वल टू u ओवर n माइनस 1 स्क्वायर रूट आ गया आपके पास। अब नेक्स्ट हमारा क्या टारगेट है? टू फाइंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ t वी फर्स्ट फाइंड द जॉइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ u एंड z। अब t किसका फंक्शन है? अभी हमने देखा कि t जो है वो u और z का फंक्शन है। इट मीन्स दो वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं। इसका मतलब है हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगी? जॉइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फाइंड आउट करना पड़ेगी ऑफ u एंड z। फर्दर वी एज्यूम दैट u एंड z आर इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स। u और z क्या हैं? इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स हैं। ठीक है, देन द जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ z एंड u इज़ गिवन बाय f ऑफ z, u हमने लिया
तो इट मीन्स यहाँ पे कोई g ऑफ z, कोई फंक्शन ऑफ z आ जाएगा और नेक्स्ट कोई फंक्शन ऑफ u आ जाएगा जिसको हमने h ऑफ u का नाम दिया। यहाँ पे एक बात पॉइंट नोट डाउन करने वाली है, वो ये है कि z जो है वो स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल है, तो इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है, वो आपके पास उसी डिस्ट्रीब्यूशन का आ जाएगा जो कि 1/2 पाई स्क्वायर रूट e रेज़ टू द पावर -1/2 z स्क्वायर आता है। और u जो है वो क्या है, वो एक काई स्क्वायर वेरिएबल है, इसलिए साथ में उस काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन का जो आपके पास प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है वो आ जाएगा। अब यहाँ पे हमने क्या रिप्लेस करना है, t इज इक्वल टू z ओवर u ओवर n-1 स्क्वायर रूट से रिप्लेस कर देना है। और w जो है मीन्स ये जो एक्सप्रेशन है, ये अभी हमने देखा, ये जो एक्सप्रेशन है ये t के इक्वल था, ये वाला तो रहेगा। और जो u है यहाँ पे, ये पूरा एक्सप्रेशन t के इक्वल है। हम चाहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना, तो हमने जो यहाँ पे u इन्वॉल्व हो रहा है उसको किसके इक्वल रख दिया, w के इक्वल रख दिया। तो z की जो ऑलरेडी वेरिएशन है वो नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी है, और u की जो वेरिएशन है वो 0 टू इन्फिनिटी है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो u था उसको हमने w से रिप्लेस कर दिया। अब देखें, पहले आपके पास z और u दो वेरिएबल्स इन्वॉल्व थे, अब आपके पास कौन से वेरिएबल्स आ गए, t और w आ गए, क्योंकि आपने इसकी जगह पे t रिप्लेस कर दिया और ऑलरेडी ये t के इक्वल आया था, और जहाँ u इन्वॉल्व हो रहा था वहाँ पे हमने क्या किया, वहाँ पे w रिप्लेस कर दिया, क्योंकि w इज़ इक्वल टू u हमने लिया हुआ है। अब आपके पास जो एक्सप्रेशन आएगा वो t इज़ इक्वल टू t फंक्शन ऑफ w एंड z आएगा, या z एंड w आएगा, एक ही बात है, t फंक्शन ऑफ z कॉमा w। तो जब हम इसकी तरफ मूव करेंगे तो आपको पता है यहाँ पे एक जकोबियन इन्वॉल्व होगा। जकोबियन आपको पता है जब आप ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं तो जकोबियन इन्वॉल्व होता है, और जकोबियन का जो स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन होता है वो कुछ इस फॉर्म का होता है, बाय चेंज ऑफ वेरिएबल टेक्निक f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू f ऑफ u v इंटू जकोबियन का एब्सोल्यूट वैल्यू आ जाएगी, जकोबियन मॉड आ जाएगा, वेयर जे इज द जकोबियन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। इन आवर केस जो जकोबियन है वो आपको पता है ये फंक्शन किसका बना है, z और w का बना है। फंक्शन किसका बना है, z और u का फंक्शन था। आप चेंज किस में कर रहे हैं, t और w में कर रहे हैं, ठीक है, t और w में चेंज कर रहे हैं। ऑलरेडी हमने देखा कि ये z और u का फंक्शन था, हमने किस में इसको चेंज कर दिया, t और w में कर दिया। तो इस तरह से आपके पास पार्शियल डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व हो जाएंगे। यहाँ से आप z की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हमने z के डेरिवेटिव्स यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव्स लेने हैं विद रिस्पेक्ट टू t एंड w, ठीक है। इसके साथ साथ जो z है वो आपके पास 1/n-1 स्क्वायर रूट तो आपने यहाँ पे लिख लिया, उसके बाद आपके पास इंटू टी ये वाला आ गया और 1/2 इंटू डब्ल्यू स्क्वायर रूट आ गया, ठीक है। अगर आप इसका विद रिस्पेक्ट टू w डेरिवेटिव कैलकुलेट करें तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने इनकी वैल्यूज़ को रिप्लेस कर दिया, तो आपके पास जो एक्सप्रेशन आया वो w/n-1 स्क्वायर रूट था जो कि नॉन ज़ीरो था। अब इसको हमने ट्रांसफॉर्मेशन जो हमने अप्लाई की है उसमें सब्सटीट्यूट करेंगे। सब्सटीट्यूट करने के बाद आपके पास f ऑफ t कॉमा w जो है ये कुछ इस फॉर्म में बन जाएगा, ठीक है। पहले तो आपके जो जो वेरिएबल्स थे उस सबको आप कन्वर्ट करेंगे किस में, इन टर्म्स ऑफ t एंड w में। तो जहाँ जहाँ पे u इन्वॉल्व हो रहा था वहाँ वहाँ पे आपने क्या रिप्लेस कर दिया, w रिप्लेस कर दिया, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ हुई है u इज़ इक्वल टू w की, और बाकियों को हमने t में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पे हम एक और सब्सटीट्यूशन करने जा रहे हैं m इज़ इक्वल टू n-1 की, ठीक है। n-1 को हम किससे रिप्लेस कर रहे हैं, m से रिप्लेस कर रहे हैं। तो इस पूरे को हमने क्या कर दिया, इन टर्म्स ऑफ m लिख दिया। तो f ऑफ t कॉमा w आपके पास इसके इक्वल आ गया। नेक्स्ट हम क्या करने जा रहे हैं, इंटीग्रेट करने जा रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू w, ताकि हमारे पास ये पूरा एक्सप्रेशन जो है वो इन टर्म्स ऑफ t आ जाए। w जो था वो u के इक्वल था जो कि काई स्क्वायर वेरिएबल था। तो इसको जब आप इंटीग्रेट करेंगे, जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू w,
तो आपके पास ये एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ टी आ जाएगा और डब्ल्यू की जो लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन है वो 0 to इन्फिनिटी हैं, वो वाली अप्लाई हो जाएंगी। ठीक है, एफ ऑफ टी कॉमा डब्ल्यू, अभी आपने ये वाला जो एक्सप्रेशन कैलकुलेट किया है यहाँ पे आप रिप्लेस करेंगे। जो भी यहाँ पे कैलकुलेशंस हो सकती हैं वो आपने परफॉर्म कर लेनी है, सिंप्लीफाई कर लेना है, उसके बाद यहाँ पे रिप्लेस करना है। नेक्स्ट हम सब्सटीट्यूट कर रहे हैं किसको, एक्सपोनेंशियल की जो पावर है, एक्सपोनेंशियल की जो पावर है w/2 इंटू 1 प्लस टी स्क्वेयर ओवर m, इसको हमने एक नए वेरिएबल y के इक्वल इंट्रोड्यूस करवा दिया। नेक्स्ट हमें ये w की वैल्यू भी चाहिए, इसलिए आप इसको रीअरेंज करके यहाँ से आपने w कैलकुलेट कर लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करें तो आपके पास w आ जाएगा 2, लेफ्ट साइड पे आके 2y हो जाएगा और ये वाला एक्सप्रेशन यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, इस तरह w आ जाएगा। इसके साथ साथ आपको dw भी चाहिए, तो हमने यहाँ पे डिफरेंशियल भी अप्लाई कर लिया। नेक्स्ट हमारा क्या टारगेट है, लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन को चेंज करना। जब w 0 है तो यहाँ पे देखें, जब w 0 है तो y की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। जब w इन्फिनिटी है, ये वाली साइड इन्फिनिटी हो जाएगी, इट मीन्स y की वैल्यू भी क्या होगी, इन्फिनिटी होगी। इस तरह से लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन जो हैं वो सेम रहेंगी। तो एफ ऑफ टी आपके पास आ गया इज इक्वल टू 1/2 पावर m माइनस 1, ये वाला समीशन सारा आ जाएगा और ये जो आपने रिप्लेस किया है और dw की जगह पे उसकी वैल्यू आपने लगा दी। अब जिन वैल्यूज़ में y इन्वॉल्व है उनको हम इंटेग्रल साइन के अंदर रखेंगे और जिन वैल्यूज़ में y इन्वॉल्व नहीं है उनको हम क्या करेंगे, इंटेग्रल साइन के बाहर ले आएंगे। ठीक है, और जो इंटेग्रल है वो आपको पता है वो गैमा फंक्शन की सारी प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पे आपने क्या लिख दिया, गैमा ऑफ m/2 प्लस 1, उसका अगर आप देखें तो वो गैमा फंक्शन की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करके इसके इक्वल आ जाएगा। यहाँ पे आपने बीटा फंक्शन की प्रॉपर्टी यूज़ की, तो इस तरह से ये रिक्वायर्ड टी डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगी विद n डिग्रीज ऑफ फ्रीडम और यहाँ पे एफ ऑफ टी आ जाएगा। मीन्स जो टी डिस्ट्रीब्यूशन है उसका जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है वो ये आ गया। नेक्स्ट हम कैलकुलेट करते हैं कि हमारे पास एफ एम ऑफ टी इसके इक्वल है, क्योंकि m इसमें इन्वॉल्व हो रहा है, वेयर t इज़ इक्वल टू, टी की जो आपने कैलकुलेशन की थी वो आपके पास g/u/m होल स्क्वायर रूट आया। अब हमने इसका मीन और वेरिएंस कैलकुलेट करना है, जो कि बज़ाहिर बहुत मुश्किल लग रहा है। हम क्या करेंगे कि डायरेक्ट इसी एक्सप्रेशन पे एक्सपेक्टेड वैल्यू अप्लाई कर देंगे। ये एक इजी टेक्निक है इसलिए हम अप्लाई कर रहे हैं, अदरवाइज़ आप इसको दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टी जो है वो आपके पास इस पे आप एक्सपेक्टेड वैल्यू की डेफिनेशन अप्लाई करेंगे। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टी हमने लगाया तो दोनों वेरिएबल्स चूँकि इंडिपेंडेंट थे तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ जी आ जाएगा, ओवर इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये ओवर में है तो हमने यहाँ पे 1/this लिख दिया। अब यहाँ पे एक बात नोट करने वाली है कि हमने जो स्टार्ट में कहा था कि जी जो है वो क्या है, वो एक स्टैंडर्डाइज्ड नॉर्मल वेरिएबल है और इसकी मैं प्रॉपर्टी काफ़ी लेक्चर्स में आपको बता चुकी हूँ कि इसका मीन हमेशा 0 होता है, मीन्स एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स 0 आती है और इसका जो वेरिएंस होता है वो हमेशा 1 के इक्वल आता है। तो इसका मतलब है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ जी किसके इक्वल आ गई, 0 के इक्वल आ गई। जब ये 0 के इक्वल आ गई तो इसको अगर आप किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी किसके इक्वल आएगी, 0 के इक्वल ही आएगी। नेक्स्ट है हमारे पास कि इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू 0 के इक्वल आ गई, 10 मीन ऑफ टी डिस्ट्रीब्यूशन इज 0। वेरिएंस की बात करें तो उसका फार्मूला होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टी स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टी होल स्क्वायर। जो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टी आया वो तो 0 का स्क्वायर आ गया, हमने क्या कैलकुलेट करना है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टी स्क्वायर और टी आपके पास इसके इक्वल है। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या करना है, पहले तो ये ओवर में था ना, u/n स्क्वायर रूट था, हमने इसको ऊपर ले गए हैं इसलिए n/u स्क्वायर रूट आ गया और ओवर वाला जो एक्सप्रेशन है वो ख़त्म हो गया। नेक्स्ट हम इसका स्क्वायर करने जा रहे हैं, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये जी स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ से स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट हम इन दोनों पे जो है वो एक्सपेक्टेशन अप्लाई करते हैं। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ जी स्क्वायर इंटू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ n/u आ जाएगा। सिंस जी एंड यू आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स इसलिए हमने इसको सेपरेट कर लिया। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ जी स्क्वायर आपके पास आएगा
किसके इक्वल है 1/2 पाई स्क्वायर रूट इंटेग्रल नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये जी स्क्वायर आपने एज इट इज़ लिख दिया, और ई रेज टू द पावर -1/2 जी स्क्वायर, और साथ में ये जो है ये इसका डेंसिटी फंक्शन होता है। एक तरीका तो ये है कि आप इस इंटेग्रल को सॉल्व कर लें, आपके पास जो आंसर आएगा वही एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ जी स्क्वायर आएगी। सेकेंड तरीका क्या है इसका कि वेरिएंस ऑफ जी बेसिकली आपने कैलकुलेट करना है, तो हम इसी पे अगर एक्सपेक्टेड वैल्यू लगाएं, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ जी स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ जी होल स्क्वायर, तो आपको पता है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ जी जो है स्टैंडर्डाइज्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है वो हमेशा 0 होती है। यहाँ पे हमने 0 रिप्लेस कर दिया, और यहाँ पे किसकी ये डेफिनेशन है, ये वेरिएंस की है, जो कि सिग्मा स्क्वायर के इक्वल होता है। इस तरह से एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ जी स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, सिग्मा स्क्वायर, जो कि स्टैंडर्डाइज्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में ये हमेशा 1 होता है, इसलिए एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ जी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ गई। ठीक है, ये आपके पास 1 आ गई। अब हमने किसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू कैलकुलेट करनी है, वेरिएंस में एक और टर्म इन्वॉल्व थी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ n/u की। n/u हमने एज इट इज़ लिख दिया, u चूँकि काई स्क्वायर वेरिएबल है, इसलिए साथ में उसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन आ गया, वो हमने रिप्लेस कर दिया। जिन टर्म्स में u इन्वॉल्व था उनको हमने अंदर रख लिया, बाकियों को हम बाहर निकाल लिया। अब देखिए यहाँ पे जो है e की जो पावर एक्सपोनेंशियल की जो पावर -u/2 है, यहाँ पे हमने u/2 को y के इक्वल रिप्लेस कर दिया, du इज इक्वल टू 2 टाइम्स dy आ गया। ठीक है, ये 2 टाइम्स dy आ गया। लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन भी इसके अकॉर्डिंग आपने चेंज कर लेनी है, जो कि u 0 हो तो y भी 0 आएगा, अगर u इन्फिनिटी हो तो y क्या आएगा, इन्फिनिटी ही आएगा। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ n/u किसके इक्वल है, n जो है n/u एज इट इज़ आ जाएगा। फर्दर जो था इसकी जगह पे जो आपने वैल्यूज़ अभी सब्सटीट्यूशन की है उसके अकॉर्डिंग आपने u की जगह पे भी रिप्लेसमेंट कर दी और बाकियों की जगह पे भी। तो यहाँ पे देखिए e रेज टू द पावर -y इंटू y पावर n-1 जब होता है तो ये गैमा ऑफ n बन जाता है। अब n की जगह पे n/2 -1 है, इट मीन्स गैमा ऑफ n/2 -1 आ गया यहाँ पे। ठीक है, ये गैमा ऑफ n/2 -1 आ गया, और ओवर में हमारे पास गैमा ऑफ n/2 है, तो हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं कि आपके पास ये वाला एक्सप्रेशन आ जाए और ये दोनों कैंसिल हो जाएं। तो अगर आप एक ही टर्म इसकी एक्सपेंड करेंगे तो आपके पास रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन आ जाएगा, और इस तरह से इसकी जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है वो n/n-2 आ गई। ठीक है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टी स्क्वायर जो है ये बेसिकली आ गई एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ जी स्क्वायर इंटू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ n/u आ गई। जी स्क्वायर अभी हमने कैलकुलेट किया कि ये 1 के इक्वल है, और ये वाला जो एक्सप्रेशन है n/n-2 के इक्वल है। इस तरह से एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टी स्क्वायर जो है n/n-2 आ गई, और इसका वेरिएंस भी यही आया। ठीक है, होप सो आपको समझ आ गई है। अगर आपको कोई भी किसी भी किस्म का क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।